नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा है, कौन कौन सी मुख्य घटनाएं विभिन्न कालखंडों में हुई हैं जिसने कंप्यूटर की जो यात्रा है भारत में उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसमें मुख्य पड़ाव कौन कौन से रहे और उसमें मुख्य जिन्होंने कार्य किया उनका क्या उसके अंदर भूमिका रही। और तो ये काम दोनों ही क्षेत्र में हो रहे थे, ये सरकारी क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर में भी हो रहे थे। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है कलकत्ता में वहाँ भी, और निजी क्षेत्र में भी हो रहे थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में 1950 के थोड़े से बाद के अंदर वहाँ पे जो कंप्यूटर का निर्माण किया गया वो 1956 के आसपास में उसको कार्य लेना शुरू किया गया। और ये जो कंप्यूटर था इसको TIFRAC कहा गया। और इसके अंदर 2700 तो वैक्यूम ट्यूब थी, फिर जर्मेनियम की डायोड थे 1700, उसके बाद में उसके अंदर रजिस्टर्स थे पता नहीं 12,000 से ज़्यादा, और फेराइल कोर मेमोरी थी। ये तो फेराइट कोर मेमोरी थी, यानी कि इस तरह की जो है वो वैक्यूम ट्यूब और रजिस्टर्स और डायोड पे आधारित, जैसे पहले रेडियो भी हुआ करते थे, तो ये इस तरह का ये कंप्यूटर था। और इसका साइज भी काफ़ी बड़ा था, ये 18 फुट तो लंबा था और 2.5 फुट चौड़ा था और 8 फीट ऊंचा था। तो ये इसकी एक शुरुआत थी। लेकिन उसके आसपास ही 1955 में इंग्लैंड से एक कंप्यूटर जो था HEC2M कंप्यूटर जो था वो डिजिटल कंप्यूटर था, उसका आयात किया गया और उसको इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में स्थापित किया गया। लेकिन उससे पहले ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1993 में 1953 में एक एनालॉग कंप्यूटर को उसका निर्माण कर चुके थे। यानी कि 50 से 60 के मध्य में इसकी शुरुआत दोनों ही क्षेत्र में हो चुकी थी। सरकारी क्षेत्र भी अपना काम कर रहे थे और निजी क्षेत्र जैसे टाटा जो है उन्होंने भी अपना काम उसके बाद में शुरू कर दिया था। तो उसके बाद में 1960 में जब हम आते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर एजुकेशन यानी कि इसकी शिक्षा आरंभ हो गई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें जो आगे जो कार्य उनको करने होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उसको स्थापित किया ताकि वो देखे समझे और इसमें नियम कायदे बनाए। और जो सारे ही जो गतिविधियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और कंप्यूटर के क्षेत्र में जो होनी है उसके नियम कायदे बनाए, उसका रोड मैप तैयार करे। उसके लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना हुई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना हो गई और उन्होंने 1974 के अंदर एक भारत में उस कंप्यूटर का निर्माण किया जिसका नाम था TDC-312। और ये सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बॉम्बे में के पास में ये इसको लगाया गया था। तो इसने अपना काम शुरू किया। अब पॉलिसी के हिसाब से 1970 में बहुत ही अधिक काम होना आरंभ हो गया था, क्योंकि इसकी भनक लग चुकी थी कि इसमें काम हो रहा है, दुनिया भर से इसमें खबरें आ रही थी। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक मिनी कंप्यूटर्स पे एक रिपोर्ट भी सामने रखी 1973 के आसपास में। और लेकिन उसमें आगे काम 5 साल तक हुआ नहीं। ये सरकारी क्षेत्रों की या कि एक मुख्य इसमें कमी है। तो चलिए 5 साल वहाँ पे निकल गए। लेकिन उसी दौरान फिर क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ और उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए फॉरेन एक्सचेंज, कोई व्यक्ति और कोई संस्थान जो है ना उसका इस्तेमाल उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो कंप्यूटर का जो लोग वहाँ से आयात करना चाहते थे और उसके लिए काम लेना चाहते थे वो भी बड़ा मुश्किल हो गया। अब इसी दौरान में देखिए जनता गवर्नमेंट भी आ गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब सोशलिस्ट लीडर थे, तो उन्होंने जो मुख्य काम किए, एक तो कोको कोला को भगाया उन्होंने और दूसरा
उन्होंने IBM को भगा दिया। तो इसके अंदर उस ज़माने में यहाँ की सोशलिस्ट जो विचारधारा है, जो थिंकिंग है, उन्होंने कहा बाहर से कुछ भी आ रहा, वो सब कुछ गुलामी है और वो सब उसको लूट के ले जा रहे हैं। तो उन्होंने दोनों को, मतलब कोल्ड ड्रिंक को भी भगा दिया और वो उन्होंने IBM को भी वहाँ से अब भगा दिया। तो ये इस एक विशेष डेवलपमेंट सोशलिस्ट थिंकिंग के हिसाब से, विचारों के हिसाब से उस ज़माने में ये हुआ। लेकिन मिनी कंप्यूटर की जो पॉलिसी थी वो भी 78 में आ गई थी और उसके बाद में DCM और HCL ने, शिव नाडर ने कंपनी बिठाई, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था और मिनी कंप्यूटर का जो निर्माण है वो 1979 के आसपास में शुरू हो गया था। अब 70 से आगे चलते हैं तो बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने, क्योंकि वो सब फॉरेन एक्सचेंज की थी और उनको IBM को भगा दिया था, तो उन्होंने, और फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बहुत ही कंट्रोल थे, तो उन्होंने यहाँ से वाइंड अप करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि फिर कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत सारे लग गए थे, IBM के भी लगे थे और भी लगे थे, तो उनकी देखभाल भी करनी थी और उनकी मरम्मत भी करनी थी। तो उसके लिए कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया। और फिर इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर को बताया गया कि आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपका मुख्य काम एक्सपोर्ट जो है ना वो करना होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो होना चाहिए। तो जैसा भी उन्होंने सोच समझ के इस बारे में निर्णय लिया। लेकिन आगे के काम के लिए इसकी, ये जो भी कुछ काम हो रहा था, देर से हो रहा था, सही हो रहा था या कि गलत हो रहा था, लेकिन आगे की नींव जिस तरह से भारत में या किसी भी एक डेवलपिंग कंट्री में इधर उधर जाकर के धक्के खा के उसकी शुरुआत वो उसके अंदर उसमें हो चुकी थी। और 1980 के आसपास में फिर IT एंटरप्रेन्योरशिप आ गई। उसमें बहुत सारे IT के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे उद्यमी आ गए। विप्रो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रेम जी ने स्थापित की, उन्होंने और उनके साथियों ने। इन्फोसिस नारायण मूर्ति ने शुरू की और फिर NIIT राजेंद्र पवार और उनके साथियों ने शुरू की। और मास्टेक जो है देसाई साहब और उनके साथियों ने, तो बहुत सारे स्टार्टअप उस समय वहाँ पे शुरू हो गए थे। अब 1990 के दौर तक आते आते जो 1990 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस जिन्हें कहा जाता है, उसका जो निर्यात है वो 1990 में था $100 मिलियन और 1996 तक, 1996 तक बढ़ कर के वो हो गया $1 बिलियन। तो एक ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण जो है वो जो एक पड़ाव था जिससे आगे की यात्रा यहाँ पे शुरू हुई थी। और इसकी शुरुआत तो देखिए बहुत पहले हो ही चुकी थी, 1950 के 60 के बीच के अंदर, 55-56 में उस समय हो ही चुकी थी। लेकिन इसमें मुख्य काम 1984 में जब राजीव गांधी आ गए तो उन्होंने उसको एक दिशा दी। एक लीडरशिप के रोल में, एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इस चीज़ को समझा और बताया कि भाई ये जो कंप्यूटर्स हैं इनकी आवश्यकता है। तो पहली बार किसी जो नेता ने, प्रधानमंत्री ने इस बारे में इस तरह से खुल कर के जो आने वाला जो समय है, जो टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर है, उनकी आवश्यकता है और उनके बारे में क्या भविष्य में होना हो रहा है, उन्होंने अपने विचार रखे। और फिर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT भी उन्हीं के निर्देशों के और उन्हीं की बातचीत के हिसाब से बहुत सारे विशेषज्ञ भी वो बाहर से लेके आए, उनकी सहायता से इसकी स्थापना की गई। और उस समय कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो एक बहुत ही मुख्य कार्य हुआ वो ये हुआ, पब्लिक कॉल ऑफिस, PCO। उसने कम्युनिकेशन को, बातचीत को, लोगों को, तरीके को बिल्कुल ही बदल दिया। अब कहीं भी सड़क पे जाकर के आप, इतने सारे PCO खुल गए कि वहाँ से आप किसी से टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उनका, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई और फैमिली की कोई बातचीत करनी हो, कोई इमरजेंसी हो, तो इस बारे में एक रेवोल्यूशन जो है, एक क्रांति इस समय में हम कह सकते हैं। क्रांति का वो मीनिंग तो अलग होता है, यानी कि एक अमूलचूल उसमें परिवर्तन आ गया।
लेकिन राजीव गांधी साहब को भी खूब गालियाँ पड़ी। बड़े जाने माने जो पत्रकार थे उसमें, तो उन्होंने तो उनको कंप्यूटर वाला छोरा कह दिया, क्योंकि भाई वो अब पत्रकार लोगों को कंप्यूटर में क्या होने वाला है, वो प्रभास जोशी साहब थे, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर वाला छोड़ा है, ये कंप्यूटर से क्या होगा। जबकि ये इस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, उनको शायद इस तरह के नहीं कहने चाहिए, लेकिन उस समय का देखिए विचार था, उनके विचार थे, टेक्नोलॉजी से बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी, परिवर्तन हो रहे थे, तो उन्होंने कंप्यूटर वाला उसको छोरा कह दिया, तो उनको काफ़ी गाली पड़ी। लेकिन ये सिर्फ जो मजाक उड़ाया गया राजीव गांधी साहब का, तो ये भी एक चला और बुद्धिजीवियों ने, लेकिन बुद्धिजीवियों ने उसी दौरान में कुछ और भी काम करने शुरू किए। क्योंकि देखिए ये जब काम शुरू हुआ और बाहर से जो इंपोर्ट होने लगे और जो है कंप्यूटर, और फिर उसके हिसाब से काम होने लगे, तो एक जो है वो बैक ऑफिस का काम, कॉल सेक्टर का काम होने लगा कि जो बाहर के जो लोग थे, अमेरिका और यूरोप के, मुख्य रूप से यूरोप के, वो कहीं पे भी किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विस के बारे में, किसी कंप्यूटर के बारे में कोई फ़ोन करते थे या किसी भी वस्तु के बारे में, तो वो फ़ोन आ जाता था हिंदुस्तान में कॉल सेंटर में। और क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान में फ़र्क है 12 घंटे का, 10 घंटे का, तो आप समझिए कि वहाँ अमेरिका में दिन होता था, तो यहाँ पे लोग रात को जो है वो ये कॉल सेंटर चलते थे। और उसमें जो कृष्ण होता था हिंदुस्तान में, उस अंग्रेज़ से बात करने के लिए, उस अमेरिकन से बात करने के लिए उसका नाम क्रिस रख दिया जाता था, उसका नाम क्रिस रख दिया जाता था। और कोई अगर कोई बालिका होती थी तो उसका मीरा नाम होता था, तो उसका नाम मैरी हो जाता था। तो भारत के बुद्धिजीवियों को इसमें बहुत ही बड़ा लोचा नज़र आया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से ये जो भी कुछ हो रहा था, इसको भी अपनी उसके हिसाब से उन्होंने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये त्रिशंकु जो है संस्कृति हो रही है, ये लोग जो बालक और बालिकाएं हैं जो रात को सोते नहीं हैं, और कृष्ण जो है वो क्रिस बना हुआ घूम रहा है, वो उस तरह से बात करता है, अंग्रेज की तरह से बात कर रहा है, और मीरा जो है वो मैरी बन गई है, तो ये सब कुछ संस्कृति जो है वो सभी खड्डे में चली जाएगी। वैसे जितने भी विशेष जो इस तरह के जो बुद्धिजीवी है, तो उनको वैसे कोई भारतीय संस्कृति में कोई ज़्यादा विश्वास नहीं है, वो उसकी वैसे ही हंसी उड़ाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये मौका नहीं छोड़ा। तो इस तरह की चीज़ें होती नहीं। अब वहाँ पे कोड लिखने का काम, कंप्यूटर की जो एजुकेशन थी और उसमें जो कोडिंग का काम शुरू हो चुका था, वो उस तरह से पूरी तरह से अलग से कोर्स बने नहीं थे, लेकिन उसका शुरुआत हो चुकी थी। तो ये मुख्य काम सबसे पहले जो कोडिंग का वर्क था, वो अमेरिका के लिए हिंदुस्तान में भी हो रहा था, और हिंदुस्तान के लोग बाहर भी जाकर के ये काम कर रहे थे। तो ये मुख्य काम मुख्य रूप से मैकेनिकल इंजीनियर्स कर रहे थे। तो अब जब ये काम होगा, उनको कोड उन्होंने सुन लिया, तो हमारे बुद्धिजीवियों की फिर ब्रेन वेव जो है ना वो जागृत हुई, और उनकी फिर जो है वो चक्षु, ज्ञान चक्षु जो है ना उसमें जो है प्रकाश आया, और फिर उन्होंने ज्ञान बांटा कि ये कोड कुली बना रहे हैं, ये देश में कुली बना रहे हैं, ये उसी तरह से जो है ना पीठ पे भार लाद रहे हैं, ये लोग जो है अपने परिवार से कट रहे हैं, ये रात को काम कर रहे हैं, और इनको कोड कुली बना लिया जाएगा, इनका कोई कुछ नहीं होगा, और ये मजदूर ही रह जाएंगे, ये मजदूर है। यानी कि हर काम को, हर नए काम को जो कि टेक्नोलॉजी से, तकनीक से जो है संबंधित नया काम था, और उसमें आगे जाके कितने परिवर्तन हुए। तो आज हम जब देखते हैं कि 30 साल पहले किस तरह की जो है ना भाषणबाजी, और किस तरह से जो है उसको गाली दी जाती थी उनको, जो कोड लिख रहे थे, जो भारत में बैठ के, और बाहर उनको कोड कुली हमने, हमारे बुद्धिजीवियों ने कहना शुरू किया। लेकिन अब देखिए ऐसा था कि जो लोग अपना काम कर रहे थे, वो इन बुद्धिजीवियों के ना तो अखबार में ना लेख पढ़ते थे, ना उनकी किताबें पढ़ते थे, और कोई टेलीविज़न पे तो वो लोग आते नहीं थे, टेलीविज़न था भी नहीं उस हिसाब से, तो वो इससे बचे रहे, वो लोग अपना काम करते रहे। लेकिन ये जो कोड लिखने का काम था, या कि जो भी इसमें महारत भारत ने किस तरह से हासिल की आगे आने वाले समय में, ये हम लोग सभी जानते हैं।
तो हमने एक छोटी सी चर्चा की कंप्यूटर के इतिहास के बारे में भारत में, जो कि स्वतंत्रता के बाद 1950 के आसपास, 1955 से मुख्य रूप से होकर के और 1990 के मध्य तक, जबकि लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और उसमें काम करना और नियम नीति बनाना, उसमें अमूलचूल परिवर्तन हो गया, तो उसको हम वहीं रोकते हैं। क्योंकि उसके बाद में जब ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई और नए तरीके से काम हुआ, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया और उसके बाद में एक नए आयाम सामने खुल गए, तो हमने अभी तक हम उसको बात वहीं तक रखते हैं। उन बदली परिस्थितियों में 1990-91 के बाद में किस तरह से हम पहुँचे, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आपने बात 25 पे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में ये चर्चा सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे साझा कीजिए और जो भी विद्यार्थी हो इस विषय में उनकी रुचि है तो उनके साथ भी साझा कीजिए और बात 25 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कार्यक्रम को लाइक कीजिए और हम आपसे फिर जल्दी ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।